हिमाचल प्रदेश में लगभग हर सब डिवीज़न में, ज़िला में, राज्य स्तर पे बहुत सारे मेले होते हैं। उसमें जो है वो बहुत सारे बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है। बीच में जो बिचौलिए लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बाहर के लोगों को। सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो 30% बजट है वो हिमाचली कलाकारों के ऊपर खर्चा जाएगा और जो 70% बजट है वो बाहर के कलाकारों के ऊपर खर्चा जाएगा। तो जब हमारे पे कोई आपदा आती है तो हम लोगों को खुद ही वो निपटना पड़ता है। हमारे पास मेलों के नाम पे, संस्कृति के नाम पे पैसा इकट्ठा होता है तो हम बाहर के लोगों को वो पैसा लुटाते हैं। कुछ लोगों को शायद वो अंदर तक चुभ गई। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश अपनी कला और संस्कृति के लिए देश विदेश में जाना जाता है। और आज एक ऐसे ही शख्सियत के साथ जो है आपसे मुलाकात कराने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, जिनको शायद ही कोई बच्चा ना जानता हो, क्योंकि इन्होंने संगीत की दुनिया में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा योगदान जो है दिया। और इनके अगर गानों की बात करें, इनके संगीत की बात करें, इनकी कला की बात करें, तो आज भी हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है, चाहे बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तो इनके गाने सुनते हैं। क्योंकि एक हिमाचल की झलक जो है कहीं ना कहीं इनके संगीतों के माध्यम से, इनके सुरों के माध्यम से जो है हिमाचली कला में दिखती है। तो आज इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति में अहम योगदान देने वाले करनैल राणा जी। इन्होंने हाल ही में एक पोस्ट जो है अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की थी। उसी बारे में हम बातचीत करेंगे, किस तरह से उस पोस्ट को देखते हैं और क्या कुछ विशेष तौर पे हिमाचल में हो रही कला संस्कृति को लेके इनका कहना है और वर्तमान में क्या हालात हैं उसको लेके कहना है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये आपके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी फेसबुक पे जो काफ़ी ट्रेंड कर रही है, काफ़ी कमेंट्स उस पोस्ट पे आ रहे हैं। सबसे पहले उस पोस्ट के बारे में जानकारी दीजिए। आप जानते हैं कि अभी मंडी में और मंडी के अलावा भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे प्राकृतिक आपदा आई है, बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, कोई ना कोई सहायता कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पीड़ित हैं। और ऐसे ही बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, लोग बहुत सारे हैं जो ऐसी मदद कर रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों तक ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता रहा और मैंने ये सोचा कि जब हमारे जो हिमाचल प्रदेश में लगभग हर ब्लॉक में, हर सब डिवीज़न में, ज़िला में, राज्य स्तर पे बहुत सारे मेले होते हैं और बड़े बड़े आयोजन होते हैं और उसमें जो है वो बहुत सारे बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है। और बीच में जो बिचौलिए लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बाहर के लोगों को। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और एक बार मैं विधानसभा की कार्रवाई सुन रहा था तो उसमें सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो 30% बजट है वो हिमाचली कलाकारों के ऊपर खर्चा जाएगा और जो 70% बजट है वो बाहर के कलाकारों के ऊपर खर्चा जाएगा। तो ये कुछ जो है ये चीज़ मुझे जची नहीं और बड़ा मेरा मतलब मन विचलित हुआ। और जब ये आपदा आई तो किसी बाहर के कलाकार की स्टेटमेंट या किसी बाहर के कलाकार की ऐसी कोई जो यहाँ से लाखों रुपए यहाँ से लेके जाते हैं, उन्होंने कोई संवेदना प्रकट नहीं करी। ना जो बिचौलिए हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया या उनकी तरफ से कोई मदद का कोई पहल नहीं, आश्वासन आया या कोई पहल की या किसी को बोला हो। तो मैंने केवल मेरे मन में यही था कि क्यों ना ये लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि यार देखो, जब हमारे पे कोई आपदा आती है तो हम लोगों को खुद ही वो निपटना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास संसाधन होते हैं, जब हमारे पास मेलों के नाम पे, संस्कृति के नाम पे पैसा इकट्ठा होता है तो हम बाहर के लोगों को वो पैसा लुटाते हैं। तो ये मेरी आपत्ति थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। कुछ लोगों को शायद वो अंदर तक चुभ गई। तो मेरा हालांकि उसमें ना कोई राजनीतिक मकसद था, ना कोई, मेरा बिल्कुल मतलब एक कलाकार के नाते सच्चे मन से मैंने वो पोस्ट डाली थी। तो केवल मात्र यही मकसद था। और मुझे ये खुशी हुई कि बहुत से कलाकार जो बेचारे करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, परंतु स्टेज नहीं मिल पाती, मौका नहीं, जिनको मौका मिलता है, कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, लेकिन बहुत से कलाकारों ने यथाशक्ति जितना उनके पास था, जितना संभव हुआ, उन्होंने बहुत मदद करी। जी, इसी आपदा में बहुत सारी मदद करी। बहुत सारे पीड़ितों के यहाँ स्वयं भी गए, खुद गए। मैं ये नहीं कह सकता कि हर कलाकार को ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन यथाशक्ति जितनी आप कोशिश कर सकते हैं
कि उन्हीं जनता ने कहीं ना कहीं उनको एक टाइम पे जो है बिल्कुल। साथ दिया होगा, या किसी भी स्टेज पे हम बात करें या बिल्कुल। संगीत के माध्यम तो यही मेरा उसका मकसद था। से। सर, अगर बात करें जैसे कि आपने हमारे हिमाचल में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की, तो हाल ही में अगर बात करें तो आने वाले समय में चंबा का मिंजर मेला आने वाला है, लवी फेयर आने वाला है, मंडी का दशहरा या रामपुर का दशहरा हम कह सकते हैं कि वहाँ आने वाला है। तो वर्तमान में क्या हालात हैं, क्या लगता है कि वहाँ पे जो हिमाचली कलाकार हैं उनसे किस तरह की अनदेखी जो है उन फेयर्स में उनको देखने को मिलती है? एक्चुअली क्या है, ये जो मेले हैं ये हमारी संस्कृति के नाम पे मेले हो रहे हैं जी। और ये जो हमारा जो धरोहर है, हमारा जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, ये हमारी धरोहर है। हमारे बुज़ुर्गों ने उसको अपने जीवन में ढाल के इन चीज़ों को लिखा है, गाया है, इन चीज़ों को तैयार किया है। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि कई बार हमारे जो वर्तमान कलाकार हैं वो थोड़ा सा उनसे छेड़छाड़ करके, उनको भी तोड़ मरोड़ करके, उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके, मोटिवेट वो करके, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो मेरा मैं यही कहता हूँ कि अब क्योंकि ये उस समय के गीत हैं, उस समय का लोक संगीत है हमारा, जब हमारी कम्युनिकेशन नहीं था, बड़ी टफ लाइफ थी। आज हमारी इजी लाइफ है, पहाड़ों में सब कुछ अवेलेबल है, तो गीत भी उसी हिसाब से लिखे जाएँ, उसी हिसाब से कंपोज़ किए जाएँ, संगीतों के माध्यम उसी हिसाब से ही गीत लिखे जाएँ, कंपोज़ किए जाएँ, उनको गाया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आज से 200 साल, 100 साल, 150 साल, 50 साल पहले जो गीत लिखे हैं उनको एज इट इज़ ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और अगर यही चलता रहा तो 10-20 साल के बाद ये हमारे लोक संगीत का सारा हेरिटेज हो जाएगा। किसी को कोई समझने वाले भी बहुत कम होंगे, सुनने वाले भी बहुत कम होंगे। अगर बात करें सर, हाल ही में जैसे पूनम भारद्वाज है, हिमाचली कला में उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। उनके द्वारा एक चंबा मिंजर पे एक आरोप लगाए गए थे कि वहाँ पे जो हिमाचली कलाकार है उनकी अनदेखी की जाती है और बाहर के जो कलाकार हैं उनको समय भी अधिक दिया जाता है और उनको पेमेंट भी अधिक दी जाती है और पैसा भी अधिक खर्चा जाता है उन पर। तो उस विषय को किस तरह देखते हैं कि एक्चुअल में वैसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं? ये वहाँ पे नहीं होता, ये लगभग हर मेले में होता है। लेकिन इनको मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार को या प्रशासन को एक कैटेगरी बनानी चाहिए कि किस कैटेगरी के कलाकार को कहाँ, कब, कैसे उनको बुलाना है। और अमूमन ये देखने को आता है कि जी कि हिमाचल के कलाकार अप्लाई नहीं करते। तो मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या पंजाब के कलाकार अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे प्रदेश के कलाकार आपके अप्लाई करते हैं कि मुझे मिंजर मेले में बुलाया जाए या मुझे मंडी शिवरात्रि में बुलाया जाए या कुल्लू दशहरा में बुलाया जाए, जो जितने बड़े बड़े मेले होते हैं उसमें मेरे को बुलाया जाए? ऐसा किसी का कोई नहीं होता। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने सरकारी इदारे, मैंने पब्लिक रिलेशन में रह के मैंने लगभग हर मेला कवर किया है। जी। जब चंबा का मिंजर, क्योंकि चंबा का जिक्र किया आपने मिंजर मेले का, तो चंबा का जब मिंजर मेला होता था उसमें बाहर का कोई कलाकार नहीं आता था। जब ये स्टार्टिंग में कल्चर नाइट शुरू हुई थी तो इसमें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, सबसे पहले पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मैं नया इस डिपार्टमेंट में आया था, तो 3-3, 4-4 घंटे की नाइट्स होती थी। तो 7 दिन लगातार एक स्टेज पे लेके अलग अलग सॉन्ग्स, अलग अलग वहाँ नाटक वो दिखाते थे। और एक आइटम जो है वो उन 7 दिनों में रिपीट नहीं होती थी, मतलब उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला वाले लोग आए, वो भी इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद फिर लैंग्वेज डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट आने शुरू हुए, फिर वहाँ के स्थानीय कलाकार वो आने शुरू हुए, फिर बीच में थोड़े थोड़े पैसे देने शुरू किए। फिर जब पैसा बीच में इन्वॉल्व हुआ उसके बाद जो है वो इसके अर्थ बदलते गए, उसके अर्थ बदलते गए। और बीच में खास करके ये जो इवेंट मैनेजर, जिसको बड़े रिस्पेक्ट के दी जाती है कि भाई ये इवेंट मैनेजर है, और हमारी पहाड़ी में तो उसको दलाल बोलते हैं। जी जी। जो प्रशासन और कलाकारों के बीच में जो पैसे खाने का काम करता है, वो जो सेटिंग करता है। तो जब ये बिचौलिए बीच में आ गए, इस करके सारा उस मेलों का जो सांस्कृतिक संध्याओं का मकसद था वो ख़त्म हो गया। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है, तो उनको टच क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन उनसे बातचीत करता है, या जैसे कि आपने बीच की बात की, जो इवेंट मैनेजर होते हैं ये उनसे डील करते हैं? ये जो बिचौलिए हैं वो ही उनसे डील करते हैं और वो वहाँ प्रॉपर वहाँ सेटिंग करके तो कमीशन खाएंगे यहाँ से भी, वो वही सिलसिला लगातार चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी मेले का जो दायरा होता है, किसी भी मेले का जो लेखा जोखा है वो 5-6 महीने तक रखते हैं, बाकी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आज तक ना तो उसका कोई ऑडिट होता है, ना कोई उसका कोई दलील पर्याप्त है। धांधलियाँ जो हैं इन मेलों के नाम पे हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं जी बिल्कुल ये कह सकता हूँ।
और मेरा आज से नहीं, मेरे बहुत पहले से ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का कई बार मेरे को खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मेरे को किसी मेले में अब बुलाया नहीं जाता। ये तर्क दिया जाता है कि जी अब ये इनका समय नहीं है, अब नए नए कलाकारों का समय है। और एक इसी पोस्ट पे एक किसी व्यक्ति ने, मुझे तो शायद वो बिचौलिया टाइप ही लगा, उसका ये था कि भाई हिमाचल के बाकी किसी कलाकारों को तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, कन्हैया राणा को ज़्यादा तकलीफ़ है कि हिमाचल को। भाई मैं हिमाचल की संस्कृति के लिए जितना मैंने जिया भी हिमाचल की संस्कृति के लिए हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, प्रयास किया है और यहाँ तक आम पब्लिक तक उसको पहुँचाने की कोशिश की है। क्योंकि जब मैं कॉलेज आया था तो पहाड़ी बोलना तो बड़ी दूर की बात है, पहाड़ी लोक संगीत सुनना तो मतलब भूल ही जाओ। अब धीरे धीरे स्कूलों में भी इसके कंपटीशन होते हैं, कॉलेजेस में भी पहाड़ी गीत सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पे गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। जब आप कोई चीज़ किसी को परोसेंगे नहीं तो उसको समझ के आएगी। इसके आपसे बात करें, जैसे कि आपने कहा कि आजकल जो हमारे हिमाचली कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, उनके साथ अनदेखी हो रही है और कहीं ना कहीं उनको इस वजह से नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अपने जितने भी हिमाचली कलाकार हैं उनको एकजुट होकर ये आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश में अपनी कला संस्कृति को बढ़ावा मिले, हिमाचली कलाकार को बढ़ावा मिले, हिमाचली कलाकार जो है उनका मान सम्मान जो है बड़े स्टेज पे, बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे किया जाता है कि हिमाचल का कला और संस्कृति को पहचान। एक्चुअली ऐसा मतलब मैं उन लोगों का वो समझ सकता हूँ, वो इस करके आवाज़ नहीं उठाते कि उनकी रोजी रोटी इसी पे टिकी है। अब जैसे मान लो अगर कोई बोलेगा, कोई थोड़ा आवाज़ उठाएगा तो उसको कोई नहीं बुलाएगा, उसको किसी मेले में, किसी फंक्शन में बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। और अगर किसी तरीके से कोई अगर प्रशासनिक अधिकारी या कोई दूसरा कोई नाम डाल भी दे तो बोलेंगे नहीं 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 जी ये नहीं हो पाएगा, ये अंगेज चलता है। तो इसका मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक तो करना ही पड़ेगा ना, अगर ऐसे चलता है तो इसको इस पे काहे तो हो ही नहीं पाएगा। आपको नहीं लगता कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है? मतलब अब स्वार्थवश जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे हिमाचल के कलाकार हैं, वो चुप हैं। और अब हमारे बचपन में कहावत है, जब तक बच्चा रोएगा तब तो माँ भी दूध नहीं देती, वो भी अपने काम में व्यस्त रहती है कि बच्चा खुश है, बच्चा ठीक चल रहा है। तो जब हमारे कलाकार आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन पूछेगा। एक अंत में क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे हिमाचली कलाकारों के लिए जो उभरते हुए कलाकार हैं या जो इन संगीत की दुनिया में कार्य करना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है बड़ा शांत प्रिय प्रदेश है और यहाँ के लोग, यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो बहुत सुकून भरी है, बहुत अच्छी है, मेलोडियस है। और आप अकेले में सुनो तो इतना चैन मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो नए कलाकार, हिमाचली कलाकार जो इस लाइन में आना चाहते हैं, वो जितना कोशिश करें कि हमारा ये जो लोक संगीत है इस पे काम करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। और इस लोक संगीत को अगर तोड़ मरोड़ के गाओगे तो 2-4 दिन तो आपको वाह भाई जाएंगे, उसका अर्थ भी बदल 2-4 दिन तो आपको वाह भाई मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे। अगर आपने लंबे समय तक कायम रहना है तो आपको लोक संगीत के ऊपर डट के काम करना होगा, उसको एज इट इज़ गाना होगा और उसकी जो लोक धुनें हैं, जो लोक ताल हैं, लोक वाद्य हैं, उनको एज इट इज़ अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। क्योंकि मैंने पिछली पीढ़ी से लेके इस पीढ़ी तक पहुंचाया और इस पीढ़ी का अब दायित्व है यहाँ से सुन के अगली पीढ़ी तक इसको ट्रांसफ़र करें। तो मुझे लगता है कि तब तो ये काम साकार होगा, अदरवाइज़ ये फिर रह जाएगा बस कि था एक टाइम पे हुआ करता था। हाँ बस वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तो हिमाचली कलाकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शख्स जिन्होंने हिमाचली कला संगीत में काफ़ी अहम योगदान जो है दिया है। इनके संगीतों की बात करें तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा कि आज भी जो है सुने जाते हैं, आज भी डीजे पे बात करें, परिवारों में बात करें तो परिवार संग जो है उनको सुना जा सकता है। कन्हैया राणा जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने स्पष्टता जो है उस वाक्य पे दी है जो सोशल मीडिया पे पोस्ट इनके द्वारा की गई थी। साथ ही आरोप जो है बड़ा इन्होंने लगाया है कि आज हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक संध्या के नाम पे, सांस्कृतिक कला के नाम पे जो है लूट घुसूट जो है लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पैसा है हिमाचली कलाकारों को कम देके अन्य कलाकारों को ज़्यादा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अनदेखा हिमाचली कलाकारों को किया जा रहा है और हिमाचल में ही ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सरकार इस पर निर्णय लेती है, क्या कुछ कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाती है। क्योंकि इन्होंने एक बात ये भी कही है कि इस पर एक कमेटी बननी चाहिए ताकि जितने भी मेले हिमाचल प्रदेश में होते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों या जिला स्तर पे हों, इन पे नकेल कसी जा सके और इसका एक रिकॉर्ड जो है रखा जा सके ताकि हर एक कलाकार को, हर एक संगीत प्रेमी को जो है इसका लाभ मिल सके। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही, बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानिया को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।